हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है। एज पर AS9 एक्सप्लेन द टाइमिंग फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो स्टेट द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज शुड बी पोस्टपोन्ड। मतलब AS9 जो है हमें ये बताता है कि हमें रेवेन्यू को जो एक बिजनेस के अंदर होता है वो कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे और कौन से सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम बाद में उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। AS9 डील करता है बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एन रेवेन्यू अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। AS9 केवल और केवल उस रेवेन्यू की बात करता है, उस रेवेन्यू से रिलेटेड रिकॉग्निशन की बात करता है जो कि कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अराइज होते हैं एक बिजनेस की और वो हम दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कौन कौन से ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे रेवेन्यूज हैं, कौन से रेवेन्यू है जो हम रिकॉग्निशन के बारे में AS9 में बात करेंगे। रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स एंड अदर कंसिडरेशन अराइजिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। ऐसा कोई भी हमें जो इनफ्लो मिलता है, चाहे वो कैश में हो, रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि हमने गुड्स तो सेल कर दी, मतलब सर्विस वगैरह दे दी है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं मिली है। और कोई अदर कंसिडरेशन भी हो सकती है, जैसे पहला तो होगा सेल ऑफ गुड्स, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज ही होती है एक बिजनेस की। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज देना अगर सर्विस का बिजनेस है तो। और दूसरा होता है यूज बाय अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज का इसका मतलब है कि कोई पर्सन अगर बाहर का अगर एंटरप्राइज की रिसोर्सेज यूज करता है, उसके बदले में जो भी मिलता है वो हमारे लिए रिवेन्यू माना जाता है। जैसे अगर एक लैंडिंग कंपनी है तो अगर मनी लैंड पे देती है तो उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर कोई कंपनी है वो अपनी नो हाउ पेटेंट वगैरह किसी को यूज़ करने के लिए देती है तो वो रॉयल्टी चार्ज करती है। और अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उस पर कंपनी जो है उन्हें डिविडेंड देती है। तो जो इन सबसे इनकम कंपनी को होती है तो उसे हम बोलते हैं यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे रिवेन्यूज होते हैं जो हम AS9 जो है वो डील नहीं करता है। AS9 डज नॉट डील विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अपना इसका खुद का ही एक AS7 है, उसके बारे में डील करता है। हायर परचेज लीज, इसके भी एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसमें भी AS9 एप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं AS11। अदर सिमिलर सब्सिडीज, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से जो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट्स वगैरह आती हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होती हैं इस चीज़ के अंदर। फिर कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जो कि हम रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। हमें लग सकता है ये चार के अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो रेवेन्यू नहीं होती हैं, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं एक बिजनेस की। जैसे रियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से जो हमें रियलाइज्ड गेन होता है, क्या उससे हमें फ़ायदा होगा? नहीं भाई, ये हमारे नॉर्मल को एसेट को सेल करना हमारा कोई एक्टिविटी नहीं है। गुड्स को सेल करने के लिए, सर्विस रेंडर करने वगैरह के लिए हमारा जो कंपनी है वो स्टेब्लिश हुआ है, जबकि ये लोग नॉन करेंट एसेट सेल करते हैं तो उससे जो होने वाला गेन है वो कभी भी हमारा रेवेन्यू नहीं बन सकता। तो उसके बारे में AS9 डील नहीं करता, उसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड है। फिर आता है हमारा अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ नॉन करेंट असेट, एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। कभी कभी फिक्स्ड असेट की वैल्यू जो होती है वो मार्केट में बढ़ जाती है, रिवैल्यूएशन होता है, इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, तो वो एक तरह का अनरियलाइज गेन होता है। हम दिखा तो देते हैं अपने बैलेंस शीट में इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, बट वो कभी हमारा ऐसा गेन है जो रियलाइज नहीं हो सकता। तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक हम एसेट को सेल ना करें, और जब तक सेल करें क्या पता उसकी वैल्यू गिर जाए, इसलिए। फिर तीसरा आता है हमारा अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट वगैरह मतलब जैसे हमारी इन्वेंट्री होती है, उसमें अगर कोई चेंज आता है, उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉफिट होता है, तो वो भी एक तरह का अनरियलाइज गेन है जो कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता जब तक कि उसको सेल ना किया जाए। द नेचुरल इंक्रीज इन दी हर्ड्स एंड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह में जो भी इंक्रीजमेंट आता है तो इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड एडजस्टमेंट्स ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में जो चेंजेस आते हैं, तो ये इसके बारे में भी AS9 डील नहीं करता। रियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन
एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, जब हम रियलाइज गेन होता है डिस्चार्ज, कोई ऑब्लिगेशन हम कम पे रियलाइज कर देते हैं उससे भी तुम्हें प्रॉफिट होता है। लेट्स से कि हमने कोई किसी से लोन लिया था 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन हमने जब उनको पेमेंट की तो उन्होंने हमें 1000 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने 99,000 में उनको पेमेंट की, जो 1000 का हमें प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ हुआ है क्या? नहीं, तो वो डिस्काउंट हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से नहीं है, तो इसलिए AS9 भी इसके बारे में डील नहीं करता है। फिर आता है अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। रीस्टेटमेंट जब कर लेते हैं ऑब्लिगेशंस का तो उससे भी हमें कुछ प्रॉफिट निकल करके आते हैं, तो वो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं होता और AS9 उसके बारे में डील नहीं करता है। फिर हम बात करते हैं कि अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी जो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में होती हैं। पहला होता है सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, हम बात करते हैं AS9 में कि हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें और कब रिकॉग्नाइज करें, तो टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या होगा। तो पहला होता है सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन the requirement as to perform as a set out in the standards are satisfied। मतलब हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब फॉलोइंग कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है। तो कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन को फॉलो करने के बाद हम मान लेंगे कि सेल हुई है, और जब सेल होती है तभी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। बेसिकली इसका जो ब्रीफ डिस्कशन है वो ये है। पहला होता है सेलर ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर द प्राइस or all significant risk or reward of ownership have been transferred to buyer and the seller retain no effect control of the goods। पहला है seller of the goods has transferred to buyer the property in the goods। मतलब अगर एक सेलर अपने जो गुड्स का सेलर होता है वो बायर को जो गुड्स के अंदर ओनरशिप होती है वो अपने बायर को ट्रांसफ़र कर देता है, और साथ ही साथ जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड जो ओनरशिप से जुड़े होते हैं वो सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और सेलर का उस पर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता उन गुड्स पर। तो कह देते हैं कि सेल जो है वो हो गई है। दूसरा है नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल डराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। मतलब जो भी सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड हमें कंसिडरेशन मिलने वाला है उसके रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, इन द सेंस कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अमाउंट हमें रिकवर होगा या नहीं होगा या कोई बैड डेट हो जाएगा। ऐसी कोई अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ सेल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तब मानेंगे कि सेल हुई है, और जब सेल होती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन इज यूजली रिकॉग्नाइज एज अ सर्विसेज परफॉर्म। बेसिकली जब हम एक एंटरप्राइजेस सर्विस रेंडर करती है तो वो अपने रेवेन्यू को, सर्विस रिलेटेड रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करती है जब एक्चुअली वो सर्विस परफॉर्म की जाती है। अब देखो 2 मेथड होते हैं रेवेन्यू को, सर्विस रिलेटेड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के 2 मेथड है। पहला हमारा जो मेथड होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनेटली विद द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें देखो सर्विस जो होती है ना वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड भी चल सकती है, तो हमें तो रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करना है वो 1 पीरियड में करना है, तो इसमें हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं कि 1 साल के अंदर, 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना काम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, उसके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन 1 एक्ट, यहाँ पे 1 से ज़्यादा एक्ट भी आ सकते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज प्रोपोर्शनेटली बाय रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्ट। तो जैसे जैसे एक्ट खत्म होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनेटली क्या करते जाते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाते हैं। बेसिकली ये है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। मतलब यहाँ पर हम वेट नहीं करते कि कितना काम हुआ है कितना नहीं, जब एक एक्ट हमारा पर्टिकुलरली कंप्लीट हो जाएगा, ये सब्सटेंशियली मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है, तब हम उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। सर्विस बिकम द चार्जेबल, जब सर्विस चार्जेबल हो जाती है तब हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं। परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल एक्ट। यहाँ पर बेसिकली 1 से ज़्यादा एक्ट नहीं होते, एक ही एक्ट होता है, वो एक खत्म होते ही हम रेवेन्यू को, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू बनता है वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं। नोट है यहाँ पे एक, revenue from sale of goods for consideration and services transaction should be recognized only when no significant uncertainty exists regarding the amount। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अभी सर्विस से रिलेटेड या गुड से रिलेटेड, कोई भी ट्रांजेक्शन हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी ना हो, मतलब उसके अमाउंट की रिकवरी से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ना करती हो।
अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, तो जब अमाउंट मिलेगा तब। लेकिन आप प्रोविजन तो बना ही सकते हैं कि भाई इतना अमाउंट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए प्रोविजन, हमें लगता है कि अमाउंट हमें नहीं रिकवर हो सकता शायद, तो हम क्या बना लेंगे, उसके लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं, जब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा तब हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये था। फिर तीसरा पॉइंट हमारा होता है यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर पार्टी। अदर पार्टी अगर कंपनी के कोई रिसोर्सेज यूज करती है तो उसके लिए भी हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट ही होते हैं। यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर may yield recognition in the form of interest, royalty and dividend। बेसिकली इंटरेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब एक कंपनी लैंडिंग कंपनी होती है और वो मनी लैंड पे देती है अदर पार्टीज़ को, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट बेसिकली हमारे पास एक रेट एप्लीकेबल होता है, उस रेट के अकॉर्डिंग टाइम बेसिस पे हम टाइम बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हैं जितना भी बनता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। रॉयल्टी बेसिक क्या होती है, रॉयल्टी ये कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज जब अपनी एसेट से रिलेटेड, मतलब जो पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, कोई नॉलेज वगैरह यूज़ करने का राइट देती है, बेसिकली राइट यूज़ करने का राइट देती है, तब वो कंपनी रॉयल्टी चार्ज करती है। और ये रॉयल्टी किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती है, ये डिपेंड करती है हमारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है। तो जैसा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट डिविडेंड। ये तो नॉर्मल होता ही है कि एंटरप्राइज है, उसके शेयर्स में कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब एंटरप्राइज जब किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है तो वो क्या चार्ज करती है, डिविडेंड। तो उनको डिविडेंड मिलता है उसके लिए। और डिविडेंड कब होगा, जब आपको राइट मिल जाता है रिसीव करने का, जैसे हमने सुना होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तब। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन। मतलब कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अभी हमने बोला कि जब अनसर्टेनिटी होती है तब नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जब अनसर्टेनिटी होगी, जब ये कंडीशन बेसिकली होती है, हमें कोई डाउट होता है रिकवरी से रिलेटेड अमाउंट के, तब क्या करेंगे हम। व्हेन द एबिलिटी टू एसेट the ultimate collection with reasonable uncertainty is lacking at the time of raising any claim, the revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved। मतलब तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई अमाउंट हमें रिकवर नहीं हो सकता या कुछ अनसर्टेनिटी होती है उसके अमाउंट के कलेक्शन से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब उस समय पे हम रिकॉग्नाइज ना करके रेवेन्यू को, उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, जब भी मिलेगा उतने एक्सटेंट तक जितना अमाउंट हमें लगता है। When the uncertainty relating to collectability arise subsequent to the time of sale or rendering the service, it is more appropriate to make the separate provision to reflect the uncertainty rather than to adjust the amount revenue originally recorded। मतलब जब हमें एट द टाइम ऑफ सेल या परफॉर्मिंग ऑफ सर्विस के समय पे भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो उस समय पे बेसिकली सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, हम एक सेपरेट प्रोविजन बना देते हैं उससे, उस अमाउंट से रिलेटेड जिसका हमें लगता है कि अमाउंट की रिकवरी नहीं होगी। लास्ट पॉइंट इज दैट कि डिस्क्लोजर कैसे करें। इन एडिशन द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय AS1, हमने AS1 पढ़ा था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंट। एंटरप्राइजेस शुड डिस्क्लोज द सर्कमस्टेंसेज इन विच द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हैज बीन पोस्टपोन्ड पेंडिंग द रेजोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। तो इसमें हमें एंटरप्राइजेस को डिस्क्लोज भी करने होते हैं अगर कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड। अगर हमने कुछ पोस्टपोन किया हुआ है, मतलब इस साल का है लेकिन हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, क्यों पोस्टपोन किया, क्योंकि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, तो ये बात भी आपको सिग्निफिकेंटली डिस्क्लोज करनी चाहिए क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को अफेक्ट डालती है। तो बस आज का यही था। थैंक यू।